अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। इलेक्शन से कबल मुश्किलात का शिकार और बिखरी हुई तहरीक इंसाफ अब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अपनी ताकत को जमा करती हुई मजबूत होती नजर आ रही है। पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। ताहम पीटीआई रहनुमाओं का दावा है कि उन्हें इलेक्शन में 180 सीटें मिली, लेकिन धांधली करके उनसे ये नशिस्तें छीन ली गईं। आज सेनेट के अलविदाई इजलास में भी तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने एहतजाज किया और धांधली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। ताहम अब हुकूमत साजी का मरहला दरपेश है और तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सरगर्म है। आज तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। इसी तरह आज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि कौमी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमारा मुआहदा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। यहां सवाल यह है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के एक तर्जुमान ने दावा किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिन 92 आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया और सिर्फ उसी को ही सामने रखा जाए, तो उनके पास तकरीबन 25 मखसूस नशिस्तें आ सकती हैं। अहम बात यह है कि सियासी जमातों की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर नामों की फहरिस्त इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख तक जमा कराई जा सकती है। इलेक्शन रूल्स में लिखा है कि अगर किसी जमात को आम इंतखाबात में उसकी तवक्को से ज्यादा नशिस्तें मिल जाएं, तो वो मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में पहले से जमा करवाई गई फहरिस्त पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है। दूसरी जानिब शुएब शाहीन के मुताबिक 2013 में जब मुस्लिम लीग नून ने तवक्को से जायद सीटें हासिल की थीं, तो उन्होंने भी खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जमा करवाई गई फहरिस्त पर नजरसानी की दरख्वास्त दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया था। इस सारी सूरत हाल पर और आज की पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास बप्पी साहब आपके वक्त का। आज बिलाखिर वो फैसला कर लिया तहरीक इंसाफ ने कि आप किस जमात में जम होने जा रहे हैं। अभी आपको यकीन है कि इस फैसले से आपको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? बिस्मिल्लाह। अमीर भाई, इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, कोई भी किसी बात के ऊपर कंफर्म तो कोई नहीं कर सकता। यानी कि कोई परमानेंट सिचुएशन तो कहीं नजर नहीं आती, ना इदारों में, ना इलेक्शन कमीशन में, ना जो मामला चल रहे हैं। तो वो कहीं भी सीधी समत में तो कोई चीज भी नहीं चल रही। वो पूरा पाकिस्तान नहीं चल रहा, हम गरीबों की क्या ऑप्शन चलनी है। लेकिन एक यही ऑप्शन नजर आती थी, क्योंकि पहले बल्ले का निशान रोक लिया। अब हमें पता है कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात है, हम तहरीक इंसाफ के लोगों में ज्वाइन करवानी करा सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि अंदाजा है इलेक्शन कमीशन मेलाफाइड इंटेंशन के साथ बैठा है, तो सेफ साइड के ऊपर हमने सुन्नी तहरीक के साथ उनको ज्वाइन करवा दिया, ताकि हम रिजर्व सीट्स को क्लेम करके कम से कम एक कंसिडरेबल नंबर्स के साथ एक अच्छी ऑपोजिशन का, पहले तो कोशिश गवर्नमेंट बनाने की, अगर ना बना सके तो अच्छी ऑपोजिशन का रोल जरूर प्ले कर सके। हम एक यानी कि फ्री रन इस गवर्नमेंट को नहीं देना चाह रहे थे। तो वो जो 25-30 सीटों का इजाफा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको नजरिए को ज़हन में रखते हमने सुन्नी तरीके को ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन हमारे साथ क्या करता है। मुझे जो लग रहा है, जिस तरह की उनकी नीयत है, जिस तरह का उनका पास्ट बिहेवियर रहेगा, वो इसमें भी कोई ना कोई रखना जरूर डालेंगे। अल्टीमेटली गेम तो सारा जाएगी हाई कोर्ट्स में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्योंकि एक जमात मौजूद है, रजिस्टर्ड है, उसके मेंबरान इस वक्त कौमी असम्बली और पंजाब में मौजूद है, तो उनको अगर आजाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो उसकी रिजर्व सीट्स अगर इजाफा होता है, तो वो उसकी लिस्ट को मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें बप्पी साहब इसमें यकीनी तौर पे आपकी सारी लीडरशिप ने, खुद बैरिस्टर गौर एक नामवर वकील हैं, उन्होंने काफ़ी गौर किया होगा। लेकिन इसमें एक नुक्ता अभी भी बहरहाल हल तलब है कि हामिद रजा साहब, सुन्नी तहरीक से उनका ताल्लुक ज़रूर है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, लेकिन वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होकर आए हैं। वो अपनी जमात के निशान पर मुंतखब होकर नहीं आया, अगरचे उनकी जमात रजिस्टर्ड है। उनके मुकाबले पे MWM के जो MNA हैं, वो अपनी जमात के निशान पर मुंतखब होकर आए। तो आपने उनका इंतखाब नहीं किया और इनका इंतखाब किया, जबकि इनके यहाँ अभी भी एक इबाम मौजूद है कि चूंकि ये अपनी सीट पर नहीं आए, तो आप इनकी सीट पे कैसे जा सकेंगे फिर? अच्छा, मैं थोड़ा सा अमीर भाई आपको थोड़ी इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शायद थोड़ी सी मेरे पास शायद कमजोर होगी, बट लेट मी, जो जी। मेरे पास है मैं आपको क्लियर कर दूं। मौलाना हामिद रजा साहब अपनी ही जमात के सिंबल पे इलेक्ट होके आए, हमने उनकी हिमायत की थी।
सो उनके पास, क्योंकि सबके पास अपने अपने निशान थे, उनके पास उनकी जमात का जो निशान है वो उसका था, और हमने उनकी हिमायत की। सो पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर वो हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। सो जो इस वक्त जो सुन्नी तहरीक है, उनकी कौमी असम्बली में एक सीट है जो कि मौलाना साहब की अपनी है, और वो उसी निशान पे इलेक्ट होके आए। अगर ये सीट ना होती, सो टेक्निकली और लीगली हम उनको ज्वाइन अगर कर भी जाते तो रिजर्व सीट्स का क्लेम ना मिल पाता। सो हमने ये वेरीफाई करके कहा कि जो, और मौलाना साहब, राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी की और मौलाना हामिद रजा साहब की पार्टी की, दोनों की एक एक सीटें मौजूद हैं जिसपे वो अपने अपने निशान पे आए। दोनों ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली एक वाइड एक्सेप्टेबिलिटी जो है ज्यादातर अरकान का था कि जी वो ज्वाइन सुन्नी तहरीक को करना चाहिए, सो पार्टी ने फैसला किया उनको ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह इसमें लीगल है तो कोई नहीं आएगा। बाकी जहां तक फिर वही बात है कि इलेक्शन कमीशन की बात है, हमें अंदाजा है कि उन्होंने इसमें इशू बनाना ही है। आप इसकी जगह कोई भी जमात ले गए, इशू तो बनना ही बनना है। सो एट द एंड बॉल तो सारी कोर्ट्स में जाएगी, बट लेट्स सी व्हाट द लीगल रिकोर्स इज। बट हमारी अभी तक कैलकुलेशन हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रही है सर। और आपके वो लोग जो अभी तक लापता हैं या शायद गिरफ्तार हैं या अगवा हैं, कुछ भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, जैसे NA-74 से असलम गुम्मद साहब, वो गुज़श्ता 4 रोज़ से उनके बारे में कोई इत्तलात नहीं है, उनके घर वाले भी उनके बारे में बेखबर हैं, ऐसे लोग, उनके हल्फनामे कैसे आप तक पहुँचेंगे? ये 3 दिन में अगर उनका हल्फनामा ना आया तो वो तो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी नंबर गेम रिजर्व सीट्स के हवाले से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो लोग जो लापता हैं, गायब हैं, उनके हल्फनामे कैसे आएंगे? अच्छा, वैसे तो तकरीबन इस वक्त हमारे 93 मेंबरान कौमी असम्बली हैं, और इसमें पंजाब के तकरीबन 100% मेंबरान कौमी असम्बली ने अपने आप जो है ना वो सेट एफिडेविट जमा करवा दिए, जो कि आज इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके हैं। केपी की क्योंकि लिस्ट जरा थोड़ा लेट आई थी, वो एक दिन बाद इशू, तो उसकी डेट कल आखिरी है, तो कल वो भी हो जाएंगे। अगर 93 में से 2 या 3 लोग किसी ऐसी वजह की वजह, जो कि आपने बयान किया, किसी को अगवा कर लिया है या कहीं छुपा लिया गया है, सो 2 या 3 नंबर से इतना फर्क, हर 4 सवा 4 सीट के ऊपर मेंबरान कौमी असेंबली में आपको एक रिजर्व सीट मिलती है। सो 1 या 2 नंबर से इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। सो हम तो पहले को ताकि मेजर चंक हम उठा लेते हैं, बाकी फिर जैसे जैसे वो लोग उनके एफिडेविट मिलते जाएंगे और जमा कराते जाएंगे, उसका क्लेम भी कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये जरूरी था कि जितने मैक्सिमम एफिडेविट है जमा करा के सुन्नी इत्तेहाद के पैनल पे जमा करा लें और रिजर्व सीट्स को मैक्सिमम क्लेम करें, ताकि 125 की जब एक आपको अपोजिशन मिलेगी तो गवर्नमेंट को लग समझ जाएगी कि 125 होता क्या, और वो भी तहरीक इंसाफ का जयाला अगर होगा तो इट विल नॉट बी एन इजी रन फॉर दिस तो, गवर्नमेंट। तो ये आप 92 या 93 जितने अरकान आप कह रहे हैं, इनमें लगभग 20 के करीब या 21 के करीब आपको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, तो ये कोई 112-13 के करीब लोग आपके बनेंगे, जो कि बहरहाल आवाज़ उठाने के लिए असम्बली में एक मुनासिब तादाद है। हुकूमत साजी तो नहीं हो सकती इससे? अच्छा देखिए, बात है कि लीगली तो शायद ये नंबर पूरा ना हो, एथिकली तो हमारे नंबर पूरे हैं। हमारा पहले दिन से क्लेम है कि हमारी सीटें 180 बनती हैं, और उस जैली मैंडेट के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज सेनेट में हमने प्रोटेस्ट किया, आज से 3 दिन पहले खान साहब की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, तो वो एक एहतजाज का सिलसिला अपनी जगह पे जारी रहेगा। लीगल रिकोर्स ये है कि हम इलेक्शन कमीशन गए थे, उन्होंने सारी की सारी रिटें एज प्लान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पता था, जितना कि ईमानदार है पूरा इलेक्शन कमीशन, रिजेक्ट करके अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल भेज दिया। वो लीगल रिकोर्स अपनी जगह पे जारी रहेगा, प्रोटेस्ट भी चलते रहेंगे। लेकिन 112-13 के नंबर जब कौमी असेंबली में गरजेगा, अमीर भाई यकीन जानिए, ये जो हक की आवाज होती है वो एक भी हो ना तो जोर से निकलती है, और ये जो चोरी की आवाज है, ये जो बदगुमानी की आवाज है, वो जितना भी बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ जाए वो छोटे छोटे बोने नजर आएंगे। सो 112 की फिगर कौमी असेंबली में जिस दिन उस कलमे के नीचे गूंजेगी ना, यकीन जाने आवाज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गूंज जाएगी। इनके लिए इतना आसान होना नहीं है। सो नंबर मैटर नहीं करते, ईमान की ताकत ज्यादा मैटर करेगी। अच्छा, कौमी असम्बली के जितने लोग आपके जीत के आए हैं, उनमें से अब तक कितने लोग हैं जो आईपीपी में, या जैसे आईपीपी में तो जम हो चुके हैं शायद, जो मुजफ्फरगढ़ से है कैसरानी साहब, वो तो आईपीपी में जा चुके हैं? अच्छा, टोटल मेंबरान कौमी असेंबली जो हमारे गए हैं वो तो सिर्फ एक गए हैं इस वक्त। अच्छा। वो जो लाहौर से हमारे सरवत साहब हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, वहां पे वो सिर्फ एक शख्स गए और वो नून लीग में गए। हाफिज कैसरानी? जी मैं आपको बताता हूँ, जो टोटल हमारे इस वक्त तक तकरीबन 10 मेंबरान सूबाई असेंबली पंजाब से गए, उसमें से 4 लोग आईपीपी में गए थे, और वो 4 के 4 अब तकरीबन से वापस आ चुके हैं। ताहिर कैसरानी साहब परसों यहाँ इस्लामाबाद में वापस आके माफी मांग चुके हैं पार्टी से, और उन्होंने भी एफिडेविट जमा करवा दिया। इसके अलावा अवैस दरिशक साहब का नाम था, उन्होंने भी एफिडेविट जमा करा दिया। सो आईपीपी में जो 100% जो लोग गए थे, देखिए ये लोग या जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, देखिए अब वो पाकिस्तान नहीं है। आप गधे घोड़े की सियासत नहीं कर सकते। आपको अवाम ने मैंडेट दिया इमरान खान के फोटो के ऊपर, इमरान खान के नजरिए के ऊपर, रहना तो अपने पाकिस्तान में। सो जो शख्स ये ऐसा काम कर रहा है,
अल्टीमेटली उसको हमसे इतना खौफ नहीं जितना अवाम से खौफ है। वो जो अवाम का पब्लिक प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो किसी भी ऐसे शख्स के लिए मुश्किल हो जाता है। सो 2 या 4 दोस्त ऐसे जो गए थे आईपीपी में, वो पब्लिक प्रेशर पे वापस आ चुके हैं। हाँ, जो नून लीग में जा रहे हैं, जैसे आज एक मुझे अभी हमारे साउथ पंजाब के एक दोस्त हैं, उनकी मैंने फोटो देख ली है कि वो शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे। अब ये वो चीजें जो इक्का दुक्का चलती रहेंगी, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये लोग सारे अपने घरों बैठे वहां से उठा लिए जाते हैं और फिर कहीं पेश कर दिए जाते हैं और फिर उनकी स्टेटमेंट आ जाती है। बट हैविंग सेड दैट, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपने चोरी के लोग उठा के पंजाब में मरियम बीबी को वजीर आला बनाना है, तो ऐसी चोरी की वजारत तलबा से तो बेहतर बंदा इस्तीफा दे दे। यकीन करें, कोई एक कॉन्शियस भी तो कोई चीज होती है। बट आई एम श्योर कि ये जितनी बड़ी जमात है, जितने बड़े बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, अल्लाह ने इनको जमीर से उतना ही आरी रखा है। और यकीन जानिए, जब ये लोग इस ताकत की कुर्सी पे बैठ के ये इस तरह के फैसले करेंगे, अवाम में हकारत की नजर उनको लोगों की नजर में नजर आएगी। जब जब इन्होंने अवाम में जाना है, अवाम में एक गुस्सा और एक हकारत इनको नजर आएगी, वो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्न करना एथिकल ग्राउंड पे। बाकी हुकूमत दिलों पे तो नहीं की जाती, तो जोर जबरदस्ती से कर ले, कौन किसी को रोक सकता है? बिल्कुल सही। अच्छा, आप कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली के 6 एमपीएस हैं जो आपके हिमायत याफ्ता थे, आपके उम्मीदवार थे, लेकिन वो अब दूसरी जमातों में जा चुके हैं? जी, जा चुके हैं। हाँ जी। तो अभी आपके जिसे कैश इन हैंड कहते हैं, उम्मीदवार इन हैंड कितने हैं आपके पास? 126 बच गए थे इस वक्त हमारे पास 126 एमपीएस आपके पास पंजाब है। में जी। हाँ जी। और अगर वहां पे 126 के साथ अगर वहां पे भी आपको रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं तो वो तो बहुत बड़ी तादाद होगी पंजाब असम्बली में। जी, 126 पे हमें तकरीबन वहां पे 27 सीटें मिल रही हैं जी, और हम तकरीबन 150 का फिगर वहां पहुंच जाएंगे। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और सारी जमातें और हमारे चोरीशुदा जितने अरकान को उठा लिया जाए, तो इनका नंबर तकरीबन 190 पे चला गया। तो 186 मेरे ख्याल में 172 या 176 का फिगर वहां पे चाहिए होगा। तो उसके मुकाबले में हमारे पास भी 150 होंगे, तो इल बी हैवी कंपटीशन। अल्टीमेटली हम तो यही कह रहे थे, पंजाब में भी मैंडेट हमारा ही था। लेकिन आपको याद है कि जो 8 फरवरी की रात को जब सोए थे, सुबह नमाज पढ़ के और 9 बजे उठे थे, तो पूरी काया पलट चुकी थी। तो पंजाब की काया भी उन 4 घंटों में पलट दी गई थी। सही। तो वो नंबर सारे चेंज हो गए। इस वक्त हम अलहमदा रिजर्व सीट की क्लेम के साथ हम भी 150 पे होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आन अब्बास पप्पी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे इस वक्त जो अहम किरदार अदा करने जा रही है हुकूमत साजी में, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। 8 फरवरी के इंतखाबात में कौमी असम्बली की 92 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून 79 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें और तीसरी पोजीशन, जबकि एमकेएम 17 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी विफाक में हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। इस नंबर गेम में सबसे ज्यादा अहम इस वक्त पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आज़म के इंतखाबात के वक्त अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट दे दे तो नून लीग विफाक में हुकूमत बना सकती है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपना वजन तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल देती है तो फिर तहरीक इंसाफ विफाक में अपना वज़ीर आज़म लाने में कामयाब हो सकती है। अहम बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों के दीगर जमातों को ज्वाइन करने की सूरत में नंबर गेम थोड़ा तब्दील भी हो सकता है, लेकिन यहां सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत की माला तहरीक इंसाफ या नून लीग को क्यों पहनाएगी, क्योंकि सियासत में तो मामला हमेशा कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर तय पाते हैं। तो नून लीग हिमायत के बदले पीपल्स पार्टी को क्या ऑफर कर सकती है और तहरीक इंसाफ हिमायत के बदले पीपल्स पार्टी को क्या दे सकती है। मौजूदा नंबर गेम पर नजर डालें तो विफाक में पीपल्स पार्टी की 54 सीटें हैं। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी की 10-10 नशिस्तें हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 4 नशिस्तें हैं। वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी अपना वजन अगर नून लीग के पलड़े में डालती है तो उसे न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों में भी अच्छा शेयर मिल सकता है। यही वजह है कि मुतनाज़ इंतखाबी नताइज और धांधली के शोर के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का इशारा दिया है। यह खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के मामलात अब आखिरी मराहिल में पहुंच गए हैं। जराए का कहना है कि सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट और चारों गवर्नर्स का फैसला बाद में किया जाएगा। यह भी इतलात आ रही है कि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएगी, जिसमें वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी काबीना का हिस्सा ले सकती है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़श्ता रोज पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया और उन्होंने दावा किया कि उन्हें कहा गया कि पहले 3 साल नून लीग और फिर 2 साल बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन बकौल बिलावल उन्होंने इनकार कर दिया है।
हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी इत्तलात, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। इस वक्त मामला आपके बगैर हल होता नजर नहीं आ रहा, चाहे नून लीग भी आपसे आगे है, तहरीक इंसाफ भी आपसे आगे है, लेकिन जब तक आप हानि करेंगे दोनों की आगे हानि हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने एक बात की कि हमारे चीज़ें आखिरी मरहल में, और साथ ही आपने बिलावल साहब का जिक्र भी किया कि उन्होंने कल अपनी स्पीच में तकरीबन आपके जो ज़राए से खबरें चली मीडिया के ज़रिए, तो उन्होंने सब उसकी जो है वो अपनी स्पीच में ही बता दिया कि उसके क्या है। देखिए, इस पे भी वजारतों का चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री हो चुकी है, लेकिन इस पे सच कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। हमारी कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, मुझे नहीं लग रहा कि हम वजारतें लेंगे, क्योंकि हमारे जो है वो सीसी ने ऑलरेडी फैसला किया था और उसमें जो है अभी तक नहीं, और कल भी बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में जो ठट्टा में उसमें उसको क्लियर कर दिया। जहाँ तक आपने बात की आज़ाद अरकान बैकअप बाय पीटीआई, जो तो आज पीटीआई ने फैसला किया कि वो एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जम होने जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि कितने अरकान जाते हैं, फिर हम इस पोजीशन में होंगे, बता सकेंगे कि कौमी असम्बली में उनकी कितनी तादाद है मेंबरान की, और बाकी असम्बली में कितनी तादाद है उनके अरकान की। लेकिन जब एक तरफ पीटीआई कहती है कि मैंने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, और फिर 4 दिन बाद उनको ख्याल आता है, अपने पुरानी रिवायत के मुताबिक यू टर्न मारते हैं कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिवाय पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के। तो ये भी सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान जो है वो गले मिल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। सियासत में होता रहता है। अब ये है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वजह की पीएमएलएन ने हमसे वोट मांगे, पीटीआई जो है वो ना वोट मांगना चाहती है ना बैठना चाहती है। तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल फैसला था। हमने सीसी में डिसाइड किया, क्योंकि हमारा 16 महीने का तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम वजारतें नहीं लेंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और इस चीज़ के लिए जो है पार्लियामेंट को आगे चलाने के लिए हम उनको सिर्फ वोट करेंगे, एतमाद का वोट भी देंगे। जो लेजिस्लेशन है उसमें अगर लेजिस्लेशन जो पीपल्स पार्टी समझेगी कि अच्छी है, मुल्क के लिए अच्छी है, आवाम के लिए अच्छी है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठती है तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में आम इंतखाबात दोबारा होने हैं। सही। क्योंकि अगर हम भी अपोजिशन में बैठ जाएं, पीटीआई भी बैठ जाए, तो मेजोरिटी किसी के पास भी नहीं होगी और फिर हम दोबारा इंतखाबात की तरफ जाएंगे। और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतामिल हो सकता है कि हम इंतखाबात की तरफ दोबारा जाएं। तो कुंडी साहब, एक बात तो वाज़ेह है कि आप कम अज़ कम जो ताउन आगे बढ़ा सकते हैं नून लीग की तरफ, वो एतमाद का वोट देना है, वो तो हर हाल में आप करेंगे। लेकिन जो वजारतों का मामला है वो अब बिल्कुल क्लैरिटी है, या अभी मुमकिन है कि आप वजारतें भी ले सकते हैं? देखिए, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने कल जो है वो स्टेटमेंट दे दी है। मैं समझता हूँ कि ठट्टा में जो उन्होंने स्पीच की है वो उनकी स्टेटमेंट थी। अब आपके खबरें चली हैं ज़राए से, आपके चैनल्स में, मुख्तलिफ चैनल्स में, आपसे मुराद मीडिया की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी मैंने एक दो, मुझे मीडिया ने पूछा, मैंने उस पर जवाब दिया, और चेयरमैन तो कल क्लियर कर दी अपनी स्पीच में कि क्या क्या पोजीशन है और क्या क्या है। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे। लेकिन नून लीग भी तो उस पर भी तो ये दबाव है ना कि इस वक्त अगर वो पावर में आती है तो उसके लिए कोई रोजी पिक्चर तो है नहीं, उसके लिए फूलों की सेज तो है नहीं, कांटों का बिस्तर होगा। आप भी उन पर तनकीद करने पर मजबूर होंगे, चूंकि आप काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, प्रेशर आप पर भी आएगा और बाकी ऑपोजिशन भी तनकीद करेगी। तो अब नून लीग चाहती है कि ये सारा नजला हम अपने ऊपर क्यों लें? देखिए, 16 महीने में पीएमएलएन यही कहती थी ना कि हमारे साथ इत्तेहादी जमातें थी और हम परफॉर्म नहीं कर सके, हमें परफॉर्म नहीं करने दिया। हमारे तरज़ात ये थे कि जब उनके साथ इत्तेहाद में थे, तो जो है उसमें हमें प्रॉब्लम ये था कि हमारे जो केपी और पंजाब के हमारे जो मेंबरान थे या हमारे जो पार्टी थी, उनको फंड्स नहीं मिले। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पंजाब में चलती रही, जो हमारे लोगों की शिकायत थी। तो इसलिए हमने कहा कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इनको पूरा इख्तियार देते हैं कि परफॉर्म करें। हम क्यों एतराज़ करेंगे? जब शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना परफॉर्म करेंगे, हम क्यों एतराज़ का मौका ही नहीं होना चाहिए। हम उनके साथ होंगे, इस मुल्क को इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और दहशतगर्दी से निकालने के लिए, इन क्राइसिस से निकालने के लिए हम उनको डेफिनेटली और सपोर्ट नून करेंगे। लीग के पास भी ये जवाब नहीं हुआ कि जी हमें तो पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करने दिया। हम यही कह रहे हैं कि वो एमकेएम के साथ मिलकर एक अपनी हुकूमत बनाएं, सही। क्योंकि एमकेएम तो डेफिनेटली वजारतें लेंगी। तो और हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और फुल फ्लैज वो करें, डिलीवर करें। उनके पास मेजॉरिटी अगर हमारे पास होती तो हमारे चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म होते। क्योंकि हम इस वक्त भी इसी सक नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारे पास एक मंशूर है। 10 नुकाती जो मंशूर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में चलाया, और सबसे बेहतरीन कैंपेन मेरे ख्याल में उन्होंने चलाई। उस मंशूर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। लिहाजा अब तो सेकंड मेजॉरिटी पार्टी
इलेक्शन जिस हालात में भी हुए, जिस तरीके से भी हुए, क्वेश्चन मार्क हैं, हम्म, लेकिन जो जो भी है नंबर गेम में जो है वो सेकंड नंबर पे है, उनका हक बनता है कि वो बने हुकूमत। बिल्कुल ठीक है। और नून लीग को एतमाद का वोट देने का बज़ाहिर मतलब यह है कि आप ट्रेयरी बेंचेस पर बैठेंगे, बज़ाहिर मतलब यह है। तो ये इसको हम ये समझें कि आप हुकूमती बिल्कुल बेंचेस। ट्रेड देखिए, बिल्कुल ट्रेड बेंचेस पे बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि ट्रेड बेंच पे अपोजिशन में अगर बैठेंगे, तो मैंने पहले कहा, अगर अपोजिशन में हम बैठेंगे तो इसका मतलब है कि अपोजिशन में बैठने का मतलब है कि इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना है। तो हम्म, क्या ये मुल्क मुतामिल हो सकता है दोबारा इंतखाबात का? और इंतखाबात देखें, इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम हमेशा इस ख्वाहिश के और इस ख्वाब में बैठी हुई है कि कभी हमें भी मौका मिले कि हम जिस शख्स को वोट दें, जिस पार्टी को वोट दें, उसी का गिन हम्म, लिया जाए। आपके प्रोग्राम में पहले भी, इलेक्शन से पहले भी हमने कहा था। सही। और अवाम का मैंडेट लोगों के पास हो, लेकिन हमेशा जो है अवाम इसी ख्वाब में, जो है उसका ख्वाब जो है वो अधूरा रह जाता है, और इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। और जितने भी इलेक्शंस गुजरे हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क होते हैं। अभी भी हमने एतराज़ात के बावजूद हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हमें भी चारों सूबों में एतराज़ात हैं, हमारे लोगों ने एतराज़ात किए, हम उसको कंपाइल कर रहे हैं। हम्म, हम उनके जो चीज़ें वो कर रहे हैं, हम अवाम के सामने रखेंगे कि क्या क्या कुछ हुआ। जिस तरह हम्म। कल बिलावल साहब ने भी कहा, कराची में या बाकी इलाकों में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में भी हमें जो है वो इलेक्शन पे जो है वो क्वेश्चन मार्क है। औ, तो औ, लिहाजा बाकी जमातों ने भी किया है। और तो कुंडी ये साहब, अवा मौलाना साहब का पोटेंशियल भी आप जानते हैं, उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, वो बात करते हैं। अभी भी उन्होंने 3 दिन पहले, 3 दिन तक खूब उन्होंने एक सियासत में तहलका मचाया। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि वो ना आप लोगों पे एतमाद करते हैं, ना वो इस इलेक्शन पे एतमाद करते हैं, वो तहरीक भी चला सकते हैं। वो कह रहे हैं 100 साल पहले जो हमारी जमात का मंशूर था या नजरिया था कि हम तहरीक चलाएंगे। तो अब अगर मौलाना साहब आपको नहीं चलने देते सबको, तो फिर। मौलाना साहब की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। देखिए, उन्होंने जो जो जिन्होंने कहा कि बकौल उनके कि उनके हक पे डाका डाला गया, उनके वोटों पे डाका डाला गया। तो हम्म, डाका किसने डाला है? जिसने भी डाका डाला है वो वोट तो गए पीटीआई को, आज़ाद कैंडिडेट्स बैक्ड बाय पीटीआई। हम्म। तो मौलाना साहब उन्हीं के साथ बैठ गए जिन्होंने इनके हक पे डाका डाला। तो मतलब है कि चोर और चौकीदार इकट्ठे हो गए। तो फिर आप क्या से कह सकते हैं कि वो कर जहां से सकते हैं? मौलाना साहब को उनके अपने घर से शिकस्त हुई, उनके दोनों बेटे उनके अपने इलाकों से हार गए, आपका ताल्लुक भी उसी इलाके से, आप समझते हैं कि बाकी हार जीत अपनी जगह पे, लेकिन मौलाना साहब को और उनके बेटों को जो वोट मिले इतने ही मिलने थे, या वाकई उनके साथ धांधली हुई, वो ज्यादा हकदार थे? देखिए, दो चीज़ें हैं। मौलाना साहब के अपने बयानात में बड़ी कंट्रडिक्शन है। जब अदम एतमाद की बात उन्होंने की कि अदम एतमाद जो है हमने किया, और मैं नहीं करना चाहता था, और ये बाजवा साहब के कहने पे हुआ हम्म, फलाना। और आपको भी पता होगा कि बाजवा साहब ने जब हमारे पास आए कि हम इमरान खान साहब असम्बली तोड़ना चाहते, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा नहीं, हम अदम एतमाद करेंगे। अब मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, उनकी ख्वाहिश पर अदम एतमाद हुआ, जो उनका बयान गलत है। और अदम एतमाद के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था? मौलाना साहब ही थे। हाउसिंग की मिनिस्ट्री, मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री, सैफरॉन की मिनिस्ट्री, गवर्नर अपना रिश्तेदार, फिर सूबाई काबीना में उसकी अपनी डिप्टी स्पीकर इनका, फिर सूबाई काबीना भी में भी उनके जो है हम्म। कैबिनेट में तकरीबन 80% केपी में उनके। और उनके अपने करतूत थे, जो उन्होंने करतूत इन 16 महीनों में किए, सही। उन्हीं का जो है रिजल्ट आवाम ने उनको दिया कि उन्होंने क्या करतूत थे और क्या जवाब उनको मिले। आखिर में ये अब वो फरमा दें कुंडी साहब कि बिलावल साहब ने सिंध में धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, लेकिन जेयूआई ने लाड़काना और शिकारपुर में जो मुबैना बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उनकी वीडियो जारी कर दी है, और जीडीए, जेयूआई और बाकी हम ख्याल जमातों का एहतजाज तो आप देख रहे हैं सिंध में आपके खिलाफ हो रहा है। देखिए, हम यही कहते हैं कि जिस जिसके पास सबूत हैं, हमारे पास भी सबूत है, लेकिन हम ऐसे नारे नहीं लगा रहे। हमें क्या है, हम एतराज़ात के बावजूद भी हम्म, हम जा रहे हैं पार्लियामेंट में, और हम सबूत के साथ अपने फोरम्स पे जाएंगे। अगर उनके पास सबूत हैं कि उनकी धांधली हुई है, तो फोरम पे जा सकते हैं। हम भी कहते हैं कि बहुत बड़ा हमें हमें ताज्जुब हुआ कि 17 सीटें जो है वो एमक्यूएम कराची में लेके जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। हम उसके लिए भी सबूत हमारे पास हम जमा कर रहे हैं, बाकियों को भी जमा कर रहे हैं, बाकी सूबों में भी जमा कर रहे हैं। हम प्रॉपर फोरम पे जाएंगे, हम रोएंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, हम फोरम्स पे जाएंगे और कहेंगे कि हमें इस पे फैसला दें। ऐसा फैसला ना हो जो कासिम सूरी वाला हो कि 5 साल जो है आप उसको लटका फैसले रखें। ना आए। और कुंडी साहब, पंजाब में जो जो पीपल्स पार्टी के साथ अब हुआ, 2013 में भी इसी तरह हुआ, 18 में भी यही हुआ, 24 में भी यही हुआ, इतने ही लोग आपसे प्यार करते हैं, या पंजाब में आपके साथ धांधली हुई है, आपको हराया गया? प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार करने नहीं देते हमें। नहीं, नहीं, लेकिन वो प्यार इधर का उधर डब्बे में डाल देते हैं, वो कैसे हुआ है? देखिए, लोगों का प्यार है, कभी आप जालिम समाज भी होते हैं जो प्यार मोहब्बत नहीं करने देते, कहते हैं कि नहीं आप प्यार मोहब्बत ना करें। हम तो कहते हैं प्यार मोहब्बत से लोगों को जान। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम का ये ख्वाब है, पत्नी कब शब्द जो है इसकी ताबीर होगी लोगों के पास, जो है कि जो वोट जिसके लिए डाले उसी के लिए गिना जाए। अब ये ना हो कि अब बहुत सी जगहों पे लोग रात को हार रहे थे, सुबह जीत गए, कोई हम्म, जीत रहे थे वो हार रहे हैं,
किसी ने मिठाइयाँ तकसीम की, फिर उसके बाद उसको जो है ना कुछ और होता है। देखें ये पता नहीं क्या किसके, ये हम कहते हैं कि अवाम को फैसला करने दें, अवाम को एहतसाब करने दें तो सब होगा। अगर आप फैसला करेंगे और मैं फैसला करूंगा सही। तो फिर यही चीज़ होगा। फिर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी निकले और हम्म। पॉलिटिकल क्राइसिस से भी निकले, तो अब इस मुल्क को कैसे निकाल सकते हैं इस सिचुएशन में जब आप अपने फैसले मुसल्लत करेंगे लोगों के ऊपर। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। काश कि ये बात जो कुंडी साहब ने फरमाई ये उन तमाम कानों तक ये आवाज़ पहुंच सके जो पाकिस्तान के इस निज़ाम के अंदर बहुत गहरा असर रसूख हासिल कर चुके हैं कि पाकिस्तान के लोगों को खुदारा फैसला करने दें। वो अच्छे को मुंतखब करें, बुरे को मुंतखब करें, बुरे को मुंतखब करेंगे वही उसको बाहर निकालेंगे और वही फिर मुहासबा कर सकेंगे बेहतर तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हुकूमत साजी के मराहल बहुत तेज़ी से तय हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल आइनी तौर पर ये खड़ा है जो जो जवाब तलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोग जब किसी जमात में ज़म होंगे तो उसके बाद उनकी मखसूस नशिस्तों का हल कैसे और क्या तलाश किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सूबाई वज़ीर हैं निगरान हुकूमत पंजाब के कंवर दिलशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त, कंवर साहब। सबसे पहले फरमाइएगा कि आज तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने का फैसला किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड जमात है, लेकिन उसके चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा जो कि नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, वो अपनी जमात के निशान पर मुंतखब नहीं हुए बल्कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए हैं। क्या उनकी जमात में जम हो सकती है तहरीक इंसाफ? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जमात का रजिस्टर होना लाजमी है और उसके बाद इंतखाबी निशान जो है वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से उनको तजवीज़ किया हुआ हो सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन एक्ट का जो है। अगर ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं वो बाकायदा, और जो हमारा इलेक्शन एक्ट है सेक्शन 209 और 215 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी है, तो वो फिर ज़ाहिर उसकी किसी उसमें वो आज़ाद अरकान जो है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के, वो उसमें शामिल हो सकते हैं, वाबस्तगी का ज़ाहिर कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पार्टी के सरबराह ने आज़ाद जो है उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। असल जो बुनियादी बात यह है कि पार्टी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इसके साथ साथ उसको इंतखाबी निशान जो है वो सेक्शन 215 के तहत भी अलॉट किया हुआ हो, तो उसको पार्टी बाकायदा एक सियासी पार्टी है, उसमें कोई भी इसमें वाबस्तगी का इज़हार कर सकता है, शमूलियत इख्तियार कर सकता लेकिन है। जैसे कंवर साहब जो अब तक एतराज़ या सवाल ही उठ रहा था वो ये था कि जो सियासी जमात जब तक पार्लिमानी जमात नहीं बनती, यानी वो अपने निशान पर मुंतखब होकर पार्लियामेंट में नहीं आती, तब तक उसमें अगर कोई जम नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये मफरूजा है, ये ऐसी बात नहीं है। ये आइन में, कानून में, एक्ट में, रूल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जरूरी नहीं है, बहुत सी पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, हार जाते हैं, कोई नुमाइंदगी नहीं होती, लेकिन असल जो बुनियादी चीज है वो ये है कि वो पार्टी इलेक्शन कमीशन का रजिस्टर्ड हो सेक्शन 209 के तहत, और उसी तरह सेक्शन 215 के तहत उसको सिंबल अलॉट किया हो। बस ये दो चीजें अगर पूरी कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो, ये जरूरी नहीं है। इसमें आइन में, रूल में कोई जिक्र है। आइन तो खैर बहुत बड़ी बात होती है कि एक्ट और रूल में कोई जिक्र नहीं है। और इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल 94 शायद है जिसको रेफर किया जाता है, जिसमें पार्लियामानी पार्टी की डेफिनेशन बयान की गई है। तो पार्लियामानी पार्टी तो फिर उसके मुताबिक शायद ये है कि जो मुंतखब होकर आए। ये जरूरी तो नहीं होता ना कि पार्लियामेंट में हर कोई जा सकता हो। इस वक्त तकरीबन 276 के लगभग सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन में रजिस्टर्ड है। उन्होंने बहुत से इंतखाब हिस्सा लिया है, नहीं लिया, तो लेकिन बहरहाल कोई पार्टी रजिस्टर्ड है और वो उसमें अगर कोई आदमी शामिल होकर और पार्लियामेंट में जाना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये सारे तो ना, आप ये तहरीक इंसाफ जो है उनके जो हमायत याफ्ता अरकान हैं वो बड़े बड़े वकला हैं, उनका उन्होंने आइन और कानून पर उनके मुकम्मल दस्तरस हासिल है, तो उन्होंने सोच समझ के कोई कदम उठाया होगा। हम तो सिर्फ रूल रेगुलेशन के मुताबिक बात कर सकते हैं। तो रूल में, एक्ट में कोई ऐसी जिक्र नहीं है कि वो सियासी जमात पार्लियामानी पार्टी का पार्लियामेंट का हिस्सा है कि नहीं, ये उसमें कोई रूल में, एक्ट में कोई जिक्र नहीं।
बिल्कुल ठीक है। यानी मैं इसको आपकी गुफ्तगू की रोशनी में अगर मैं अपने देखने वालों के लिए आसान करके बताऊं, आप ये फरमा रहे हैं कि अगर किसी जमात ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो चाहे जीती ना हो, तो मुंतखब होने वाले आज़ाद लोग उस जमात में फिर भी जम हो सकते हैं। जी हाँ, वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, और ये जो हाँ, उसको कोई 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 आईनी और कानूनी रुकावट नहीं। ये तो कौमी असम्बली की बात होगी। अब अगर हम सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां तो हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने किसी नशिस्त पर भी इलेक्शन कंटेस्ट ना किया हो उस सूबे में, सूबाई नशिस्त के ऊपर, वहां पर भी, उस सूबे ये में भी। दोनों को लागू होता है। ये आपकी बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो वो आसान तरीका ये है कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कानून एक जैसे लागू होता है। अगर वो सूबाई असम्बली में हिस्सा लेना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं, कौमी असम्बली में वहां भी जा सकते हैं। जैसे कि उनका फैसला आप टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया पर, कि वो तीनों सूबों में, दो सूबे और एक वफाक में, उन्होंने कहा है कि वो बाकायदा अपनी शिरकत का फैसला कर ले। तो इस लिहाज से वो इलेक्शन में पाकिस्तान के जो आइन का जो आर्टिकल है 106 और आइन का आर्टिकल 51 के तहत वो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी पसंद का जो भी वाबस्तगी का इजहार करना है किसी पार्टी ने, वो इलेक्शन में पाकिस्तान के बाकायदा पार्टी के सरबराह की दस्तखतशुदा हलफनामा देकर और इलेक्शन की पे जमा करा सकता है और पार्टी का हिस्सा बन जाएगी जिस पार्टी में जाना चाहें। और कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तों पर एक रिजर्व सीट मिलती है आपको? अब तो सूरत हाल नजर आ रही है 4.5 पर है होता है। जैसे अगर किसी पार्टी का मसले मिसाल के तौर पर अभी मसला आ रहा है, हमायत याफ्ता जो अरकान असम्बली है, हाँ हाँ। वो अगर पार्टी की ख्वातीन की या रिजर्व सीट जो होती है वो माइनॉरिटी को या ख्वातीन को वो हासिल करना आइन और कानून के मुताबिक उनको हक नहीं पहुंचता या इस्तेकाक नहीं मिलता, तो फिर ये जो कोटा जो है ये 3.5 पर चला जाएगा। अभी तो 4.5 पर है, सही सही। 4.5। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब माहिर हैं इलेक्शन के मामलात के, एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, हमारे साथ मौजूद थे। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।